आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगला टॉपिक हम देख रहे हैं वो है छोटे धारावाही लूप। क्या है? छोटे धारावाही लूप की चुंबकीय द्विध्रुव से तुलना। चुंबकीय द्विध्रुव क्या है इसके बारे में हम आगे आने वाला जो 8 चैप्टर है उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चुंबकीय द्विध्रुव वास्तव में चुंबक ही होता है, दंड चुंबक ही होता है। उसके रूप में इसकी तुलना करेंगे और इसमें जो फॉर्मूला हम आगे काम आएगा वो फॉर्मूला भी 8वें चैप्टर में ही आएगा। तो इसमें हो सकता है कुछ बातें आपको लास्ट टाइम में समझ में न आए, पर 8वां चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि जो छोटा धारावाही लूप जो है जिसकी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि धारावाही लूप होता है, उसके अक्ष पर बिंदु P होता है, उस बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसकी हमने कई पोजीशन पढ़ी थी, जिसमें से एक पोजीशन हमने ये भी पढ़ी थी कि x ग्रेटर देन r, अर्थात त्रिज्या बहुत कम हो। त्रिज्या कम होगी तो धारावाही लूप कैसा रहेगा? छोटा धारावाही लूप रहेगा। तो ऐसी पोजीशन में वो जो छोटा धारावाही लूप होता है वो वास्तव में दंड चुंबक के समान ही व्यवहार करता है। क्लियर? तो वो किस प्रकार से छोटा धारावाही जो लूप है किस प्रकार से चुंबकीय द्विध्रुव या दंड चुंबक के इक्वल है, वो बात हम इस टॉपिक में पढ़ना चाहते हैं। तो देखिएगा, वर्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो है B बराबर μ0 NI r² r² प्लस x² की होल पावर 3/2। इस सूत्र को आप याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये बार बार काम आता है, चाहे आपको इसे 10 बार ही रफ कॉपी में लिख कर क्यों ना याद करना पड़े, पर आप इसको रट लें। आगे देखो कि यदि लूप बहुत छोटा हो, लूप छोटा होगा तो x ग्रेटर देन r रहेगा, तो अब x² ग्रेटर देन r² रहेगा। पहले की तरह तब r² को नगण्य माना जा सकता है। जो काम हमने पहले पढ़ा था कि इसको जो नगण्य मानेंगे, जो छोटा है उसको क्या मानते हैं? 0। तो यहाँ कैपिटल R² छोटा है तो इसकी जगह मैं यहाँ पर क्या मान लूँगा? 0 मान लूँगा। तो ये लेंथ तैयार होगी μ0 NI r²/2 0 प्लस x² की होल पावर 3/2। ऐसा हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था। तो b बराबर हो जाएगा x² के 2 से 2 कट जाएगा तो x की पावर क्या हो गया है? 3 हो गया। μ0 NI r²/2 x की पावर 3। अब जो हम पढ़ना जा रहे हैं, आगे जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो जो चीज़ है वो आपके 8 चैप्टर पढ़ने के बाद अच्छे से क्लियर होगी। फिर भी मैं थोड़ी प्रयास करता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आप μ0 ऐसे कैसे लिख दिया, 2b ऐसे कैसे लिख दिया, क्लियर, NI लिख दिया ऐसे कैसे, r² लिख दिया, x की पावर 3 लिख दिया। क्या किया मैंने? पाई से भाग लगाया और पाई से गुणा कर दिया। कुछ नहीं किया, सिर्फ इस प्रकार से सिस्टम बैठा है और पाई से गुणा भाग किया है। अब क्या फ़र्क पड़ता है? r त्रिज्या थी कुंडली की, तो पाई r² कुंडली का क्षेत्रफल हो गया। तो a बराबर हो गया पाई r² बराबर कुंडली का क्षेत्रफल। क्या है ये? कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल। तो ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए आप। तो b = हो गया μ0/2π, ऊपर से चल ही रहा था, और ये हो गया NI इसकी जगह रख दिया कैपिटल A बटे x की पावर 3। क्लियर? अब ये लाइन क्या तैयार हुई? देखो मैंने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई का 2 दूनी क्या हो गया? 4, और यहाँ 2 से किया तो 2 का 2। तो ये हो गया μ0/4π 2NIA/x की पावर 3। आगे बढ़ते हैं। तो देखो धारावाही कुंडली का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है M बराबर NIA, ये आपको कहाँ मिलेगा? इसका ये फॉर्मूला पाठ 8 में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पाठ 8 में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा कि जब किसी n फेरे वाली कुंडली जिसका क्षेत्रफल A हो, I धारा प्रवाहित हो, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M बराबर NIA होता है। ये हमें 8वें चैप्टर में मिलेगा। तो रख दो b बराबर μ0/4π 2m/x की पावर 3। और ये जो फॉर्मूला है ये दंड चुंबक के कारण उसके अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला है, ये वाला। आप ये बात भी 8वें चैप्टर में पढ़ोगे। तो इससे ये साबित हो रहा है कि जो छोटा धारावाही जो लूप है वो दंड चुंबक के समान सूत्र हमें दे रहा है,
अर्थात दंड चुंबक के समान ये व्यवहार कर रहा है। तो ये बात स्पष्ट हो गई है। अतः छोटा धारावाही लूप दंड चुंबक के समान व्यवहार करता है। और इस टॉपिक से यही बात हमने प्रूफ की है कि छोटा धारावाही जो लूप है वो दंड चुंबक के समान ही बिहेव करता है, वो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया है। अगला टॉपिक है, मोस्ट टॉपिक है हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से समझे आप इसको ध्यान से समझने से पहले आप इसका डायग्राम को समझें। दो ऐसी कुंडलियाँ हों जिनकी त्रिज्या क्या हो, समान हो। पहली शर्त, ऐसी कुंडलियाँ जिनकी त्रिज्या क्या हो, समान हो, जिनमें समान धारा बह रही हो। दूसरी शर्त क्या है, जिसमें समान धारा बह रही हो, समान दिशा में बह रही हो, दोनों की दिशा भी एक समान है धारा की, समान धारा बह रही हो, समान दिशा में बह रही हो, जिसके केंद्रों के जो मध्य की दूरी है, केंद्रों के मध्य की जो दूरी है वो त्रिज्या r के बराबर हो। दिखने में तो आपको ये r छोटा दिख रहा है और ये r बड़ा दिख रहा है, जबकि ये चित्र बढ़ाने की नेगेटिविटी है। आप ये जो दूरी है ना, उतनी ही दूरी ये है, दिखने में छोटा बड़ा है वो गलत है। आप ये समझें कि जितनी त्रिज्या है उतनी दूरी है। मतलब कि ऐसी दो कुंडलियाँ जो एक दूसरे के अक्ष पर हों, समाक्षीय हों, जिनकी त्रिज्या समान हो, जिनमें समान धारा समान दिशा में बह रही हो, जिनके केंद्रों के मध्य की दूरी उनकी त्रिज्या के समान हो, तो ऐसी कुंडलियों को क्या कहते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ कहते हैं। अब इन कुंडलियों का फ़ायदा क्या है कि ये इतनी शर्तें क्यों अप्लाई की। इनका फ़ायदा ये है कि इस प्रकार से अगर हम कुंडली तैयार कर लेते हैं तो इनके बीच का जो गैप है, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये इसका फ़ायदा है। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों के बीच की जो जगह है दोनों कुंडलियों के, उनमें समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। समझो इसको, दो समाक्षीय वर्ताकार कुंडलियाँ जिनमें समान धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही हो तथा जिनके केंद्रों के मध्य की दूरी उनकी त्रिज्या के समान हो, तो ऐसी कुंडलियों को हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ कहते हैं। क्लियर, ये बात मैंने आपको बताई थी। इन कुंडलियों द्वारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, ये इसकी विशेषता है इन कुंडलियों के। अब देखो आगे कि कितना चुंबकीय क्षेत्र इसके बीच में पैदा होता है, उसकी वैल्यू हम यहाँ फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो देखो, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों के मध्य उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान याद करना। पढ़ो इसको। माना हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों की त्रिज्या कैपिटल R तथा उसमें प्रवाहित धारा कैपिटल I है, और ये डायग्राम है जो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब देखो, जैसे मान लीजिए ये मैं कोई बिंदु मानूँ, मध्य बिंदु O कह दूँ मैं इसको, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ना वो r/2 के बराबर हो। किसके बराबर रहेगी बोलो, r/2 के बराबर रहेगी। ऐसे ये दूरी भी किसके बराबर रहेगी, r/2 के बराबर रहेगी। इसका मतलब ये हो गया कि इस कुंडली से r/2 दूरी पर ये बिंदु O है, और इस बिंदु पर हमें इस कुंडली के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है वो लिखना चाह रहे हैं। तो देखो, प्रथम कुंडली के कारण मध्य बिंदु O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर, ये फॉर्मूला हमने कहाँ से पढ़ा था, जो पिछला टॉपिक था उसमें केस थे 3-4, उसमें हमने x बराबर r/2 का एक केस पढ़ा था। उसमें हमने ये फॉर्मूला डेराइव किया था कि इस पोजीशन में B1 = 4/5√5 μ0 Ni/R, समीकरण नंबर 1 तैयार हुआ था, याद होगा आपको। इसी प्रकार द्वितीय कुंडली के कारण B2 बराबर ये वापस उतार दिया, समीकरण नंबर 2। अब हमें तो बिंदु O पर कुल चुंबकीय क्षेत्र चाहिए ना, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो देखिएगा कि बिंदु O पर कुल चुंबकीय क्षेत्र B बराबर B1 + B2, दोनों को हमने जोड़ दिया। अब चूंकि दोनों इक्वल हैं तो ये कॉमन ले लो, तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और इस 2 की वजह से 4 क्या हो जाएगा, 8, 4 दूनी 8, तो 8/5√5 μ0 Ni/R। आगे सोल्व करो इसको मैंने सोल्व किया तो क्या मैंने 2 से ऊपर गुणा किया, 2 से नीचे किया, ठीक है। अब 8 दूनी क्या हो गया, 16/5√5 μ0 Ni/2R। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बराबर है, इसलिए मैंने कह दिया B केंद्र = μ0 Ni/2R। तो यहाँ कह दिया B बराबर 16/5√5 B केंद्र।
इसका मतलब हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली के बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का इतना गुणा पैदा होगा। इसको अगर हम सोल्व करें, इसको जब हम सोल्व करें तो यहाँ पर आएगा 1.432। ये एक ही पॉइंट है, दो नहीं है, 1.432 ये इसका पोजीशन आएगी। तो यहाँ हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों के बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो उसके सेंटर के चुंबकीय क्षेत्र का 1.432 गुणा होगा। ये बात यहाँ नीचे लिखी भी है कि अतः हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों के मध्य उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान का 1.432 गुणा होता है। आगे देखो, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों के लिए चुंबकीय क्षेत्र B तथा दूरी स्मॉल r के मध्य ग्राफ खींचने पर निम्न ग्राफ प्राप्त होता है। तो देखिए ग्राफ क्या आएगा, ये ग्राफ को थोड़ा ध्यान से समझो आप कि देखो ये जो पहले ये जो ग्राफ है ये तो प्रथम कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का ग्राफ है। ये जो ग्राफ है ये द्वितीय कुंडली कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का ग्राफ है। तो ये तो देखो प्रथम कुंडली कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसके सेंटर पर ज़्यादा रहेगा, जो जो दूरी बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यहाँ पर भी सेंटर पर ज़्यादा रहेगा और दूरी बढ़ने पर ये कम होता चला जाएगा। अब मैं आगे बात करूँ कि यहाँ पर देखिए आप कि ये देखो इसके कारण इस पॉइंट पर बी का मान क्या है, ज़्यादा है, प्रथम कुंडली के कारण ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र है। और इसी पॉइंट पर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ थोड़ा सा तो इस दूसरी कुंडली का क्या वैल्यू है, कम वैल्यू है। मतलब अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है प्रथम की तो द्वितीय की वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी। तो टोटल एक जैसा रहेगा। अब यहाँ चलो तो यहाँ प्रथम की ज़्यादा है तो द्वितीय की थोड़ी कम है, और द्वितीय की जहाँ ज़्यादा रहेगी वहाँ प्रथम की कम रहेगी। इस कारण से इन दोनों के बीच में एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो इस पर हम कह सकते हैं कि हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों के मध्य एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी प्रकार से आपके लिए यूजफुल वीडियो लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।